कॉपी बेटा सबकी कंप्लीट है? ठीक है, कंप्लीट ही रखो यार, कि नहीं? अब तुमको क्या ही सिखाएंगे, क्या ही डांटेंगे, समय है क्या? 5 महीने में सब काम करना है और इफेक्टिव काम करना है, ना के बराबर टाइम है। ठीक है सरकार, आज हम लोग शुरू करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर और बिल्कुल कमर तोड़ देंगे, टेंशन फ्री रहिए। देखें, सबसे पहले हम लोग समझते हैं चीज़ों को 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर की साहिल भाई बात करेंगे, तो इससे पहले हमको जान लेना पड़ेगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में। बच्चों, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है लिखिएगा, सबसे इसी में सब हेडिंग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बच्चों एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो अपने में से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को तो गुजरने देता है लेकिन सॉल्यूट मॉलिक्यूल को गुजरने नहीं देता। एग्जाम्पल के तौर पे बात किया जाए, जैसे अगर हम चने को रात में भिगो देते हैं तो सुबह वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके सरफेस पे एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अकर करता है जिसमें से वाटर जो कि एक सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है चने के अंदर घुस जाते हो, चने की साइज बढ़ जाती है। या कोई भी फ्रूट आप अगर, या ड्राई फ्रूट अगर आप पानी में भिगो के रखते हैं तो आप पाएंगे कि सुबह उसकी साइज नॉर्मल से थोड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि जो उसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसके थ्रू वाटर उसमें क्या कर जाता है, इंटर कर जाता है। ठीक है, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कई तरीके का होता है, मैन मेड भी होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी होता है, जैसे कि एनिमल ब्लैडर वगैरह, ये भी किसका काम करते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का। ओवरऑल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सिर्फ इतना काम होता है कि वो अपने में से सिर्फ और सिर्फ किसको होके जाने देता है, सॉल्वेंट। तो लिखिएगा कि मेम्ब्रेन which allow the movement of only membrane which allow the movement of only membrane which allow the movement of only solvent molecule, membrane which allow the movement of only solvent molecule is called semi permeable membrane. Is called semi permeable membrane. लाइन चेंज करके लिख दिए, it is mainly of two type. It is mainly of two type. Number 1, natural. नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि एनिमल ब्लैडर, सेल्यूलोज, एनिमल ब्लैडर, सेल्यूलोज, दूसरा लिखें मैन मेड, जिनको इंसानों ने बना रखा है। ये कॉपर का एक कॉम्प्लेक्स होता है CuFeCN का होल 6, CuFeCN का होल 6, यहाँ पे 2 लगेगा तो ये +4 हो जाएगा, ये माइनस, हाँ ठीक है, Cu2FeCN का 6, ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह। क्लियर हुआ? हाँ सर। ठीक है प्यारे सरकार, अब जरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को अगर आप समझ गए हो तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में। फिर बात करेंगे किसके बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो अगला हेडिंग लिखिएगा, अगला हेडिंग लिखिएगा ऑस्मोसिस।
क्या है? ऑस्मोसिस। प्यारे सरकार जरा पहले समझें फिर लिखें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सॉल्यूशन है और हमने इस सॉल्यूशन को सेपरेट किया है साहिल भाई किससे? एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, ठीक है। ये है सॉल्यूशन और इधर है सॉल्वेंट, ठीक है, और ये ऐसे ओपन है, ठीक है। और दूसरी बार मैंने क्या किया है कि दो सॉल्यूशन को आपस में सेपरेट किया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। एक है सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन C1 और दूसरा है सॉल्यूशन हैविंग कंसंट्रेशन C2। ये दो स्थितियां उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर कट दिख रही होंगी। देखिए, अगर मैं इस दरवाजे से बाहर जा सकता हूं तो मैं इस दरवाजे से अंदर भी आ सकता हूं। भाई आई बात समझ में कि नहीं? अब इस बात को जरा है अप्लाई करना। देखो ये सॉल्वेंट है, तो अगर लोग ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। बट ये बात गलत है। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट बोलना पूर्णतः क्या है? गलत। हमें बोलना पड़ेगा रिजल्टेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि सॉल्वेंट इधर से इधर भी जाता है। अगर सॉल्वेंट इधर से इधर आ सकता है तो कौन सा विज्ञान है जो कह रहा है कि सॉल्वेंट इधर से इधर नहीं जा सकता है? साइंस तो लॉजिकल होना चाहिए ना। अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां जा सकता है तो यहां से यहां क्यों नहीं जा सकता? यहां से यहां भी जाता है और यहां से यहां भी जाता है, बट ज्यादा यहां से यहां जाता है। इसलिए हम हमेशा क्या बोलेंगे? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट नहीं बोलेंगे, रिजल्टेंट या नेट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। समझे क्या? कई बार असर्शन रीजन में फंसाता है। तुमसे पूछेगा क्या सॉल्यूशन की तरफ से सॉल्वेंट की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं, यस, बट रिजल्टेंट फ्लो कभी उधर से उधर नहीं होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि नेट फ्लो, नेट शब्द का भी यूज कर सकते हैं और हम रिजल्टेंट शब्द का भी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम, रिजल्टेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। LCS क्या हो जाएगा? तो सॉल्वेंट में तो कोई कंसंट्रेशन है ही नहीं, प्योर सॉल्वेंट है। फ्रॉम, तो यहां हम लोअर कंसंट्रेटेड से भी बेहतर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं कि बोल दें सीधे फ्रॉम सॉल्वेंट टुवर्ड्स सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे? ध्यान पूर्वक सुने, हम कहेंगे कि नेट और रिजल्टेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम सॉल्वेंट साइड, फ्रॉम solvent side towards solution side, from solvent side towards solution side is called ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो देखना, मन को बिल्कुल शांत करिए, कंसंट्रेशन अपना बढ़ाइए। जितना गहराई से बात को सुनोगे उतना इफेक्टिव यूज कर पाओगे उसको। तो देखो, अगर हम सेम बात को यहां बोलना चाहते हैं तो कैसे बोलेंगे? हम सबसे पहले जान लेना पड़ेगा बच्चों आपको कि C1 और C2 में बड़ा कौन है। जब तक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तब तक हम रिजल्टेंट फ्लो का डिसीजन नहीं ले सकते। तो यहाँ क्या है, अपनी क्लास है, अपना बच्चा है, किसी को भी बड़ा कर दो। तो किसको बड़ा कर दूं? C1 को चलो बड़ा कर देता हूं, किससे? C2 से। अगर मेरे प्यारे सरकार C1 C2 से बड़ा है, मींस दिस सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड देन दिस वन। बोलो, तो किधर से किधर जाएगा? रिजल्टेंट फ्लो इधर से इधर होगा। एक्चुअली फ्लो तो दोनों तरफ होगा। किताबों में भी फ्लो लिखा रहता है, कुछ अच्छी किताबों में नेट फ्लो लिखा रहता है। बोलो, तो असर्शन रीजन में आपको पटक देगा, ये ध्यान रखना। अब जरा देखें, हम क्या बोलेंगे कि नेट, या दीदी क्या शब्द यूज करेंगे? रिजल्टेंट। नेट और रिजल्टेंट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट molecule, solvent molecule from lower concentrated solution towards the higher concentrated solution is called
ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे सरकार इतना समझे होंगे और इसमें इनको कोई डाउट नहीं होगा, या है किसी को कोई डाउट? ठीक है प्यारे सरकार, अगर इतनी बात आप समझे हैं तो जरा सा ठहरिए, मैं और कुछ बोलना चाहता हूं। देखें, अगली बात मैं आपको ये बताऊंगा कि भैया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। इसके लिए आपको बहुत अच्छे से समझा सकता हूं, आप बस खूब अच्छे से मुझे सुने। देखें, कई बार कुछ तो भी कह देता है बट उससे फील नहीं होता। मैं तुम्हें फील करा देता हूं, एकदम ढंग से फील करा दूंगा। सुनो ध्यान से। मान लीजिए कि मेरे पास एक इस तरह की टेस्ट ट्यूब है, नीचे से इसका मुंह क्या है, खुला हुआ है, और इसमें मैंने पिग, सुअर समझते हैं, पिग ब्लैडर से इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। बोलो, साइंस है, कुछ भी उठा सकता हूं। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी मैन मेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने, शरीफ आदमी हूं तो कोई बेकार सॉल्यूशन ना बना करके, सॉल्यूशन तो इसमें कई तरीके का बना सकता हूं, लेकिन मैंने बनाया सिर्फ किसका, C12H22O11। छी छी छी, राम राम, सावन चल रहा है, क्या बातें कर रही है। इसमें मैंने और क्या डाल दिया, वाटर। इन दोनों का सॉल्यूशन बनाया मेरे प्यारों। शरबत सिंपल, सब लोग पीते ही हैं कि नहीं, चीनी और पानी मिला दिया, मिला करके सुक्रोज सॉल्यूशन को इसमें डाल दिया। अब जब इसमें डाल दिया तो मान लिया कि मेरे भैया जी लोगों, इसमें जो लेवल था, सपोज कर लो साहिल भाई कहाँ तक आ गया, सपोज कर लो कि इसमें लेवल जो है उस शुगर सॉल्यूशन का यहाँ तक आ गया। तो ये क्या है, इनिशियल लेवल है। क्या है ये, कोई प्रॉब्लम इसमें? किसका इनिशियल लेवल है, शुगर सॉल्यूशन का। किसका, शुगर सॉल्यूशन। नीचे इसमें क्या बधा हुआ है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बोलो, ठीक है। उठा करके इस पूरे बवंडर को एक कंटेनर में डाल दिया, और उस कंटेनर में क्या था बच्चों, पानी भरा हुआ था। क्या था उसमें, पानी भरा हुआ था। खूब अच्छे से फील कर देना, बहुत कुछ जवाब है मेरे पास। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी बातें मेरी ले पाते हो। ध्यान पूर्वक देखते चलें और देखते देखते काम करते चलें। प्यारे भैया जी, इसमें मैंने पानी भर रखा था, और मैंने इस जो हमारे पास कंटेनर है, मैंने उसको इसमें डिप करा दिया। कोई पाप तो नहीं कर दिया मैंने, डिप करा दिया। ठीक है, डिप कराऊंगा तो जरा बताओ कि ये किससे भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ है। नीचे इसका जो मुंह था वो किससे पैक था, it will allow the movement of solvent molecule from the solvent towards the solution। यानी कि नीचे से ओरिजिनल लेवल यहां तक था कि नहीं, बोलो पक्का। ये हाइट में मान लेता हूं कितना है, x है, मान लो कितना मान लेता हूं, x है। कितना परसेंट, अब नीचे से जब इसमें सॉल्वेंट घुसेगा तो इसमें जो वाटर लेवल है वो राइज करेगा कि नहीं राइज करेगा, बोलो हाँ। तो मान लिया कि मैं वो यहाँ से ऐसे बढ़ता गया, जो इसके अंदर सॉल्यूशन का लेवल था, और वो x के बजाय कितनी हाइट अटेन कर लिया, सपोज कर लो कि y हाइट अटेन कर लिया। कितना हाइट अटेन कर लिया, तो एक्स्ट्रा इतना वाटर आया कि नहीं आया, बोलो ठीक है। आप जानते हो कि लिक्विड का अपना प्रेशर होता है, P इज इक्वल्स टू एच डी जी। फिजिक्स में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, रो जी एच डी जी बोलते हो, बोलो। तो इतना प्रेशर ये मारेगा कि नहीं। तो सवाल पैदा होता है, क्या सर पूरा पानी इसमें घुस के ऊपर से उल्टी मार देगा पाइप, बोलो नहीं। जब इसमें वाटर लेवल इंक्रीज करेगा तो जैसे जैसे पानी की जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। एक कोई स्थिति, अब प्रेशर कहाँ लगेगा, हवा में कि बेस पे, बेस पे लगेगा ना। एक कोई तो स्थिति ऐसी आएगी जब इसमें लिक्विड इतना ज्यादा हो जाएगा कि इतना प्रेशर लगाएगा कि नीचे से कोई मॉलिक्यूल
ऊपर ना जा पाए। और ऑस्मोसिस की प्रक्रिया उसे ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? इस घटना को आप समझ पाए क्या? नीचे से कौन जा रहा है? सॉल्वेंट जाएगा, तो इसमें सॉल्यूशन में एक्चुअल जो वॉल्यूम है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ सॉल्वेंट। ट्रू सॉल्यूशन है, बोलो। तो जब इसकी हाइट उठेगी तो बेस पे प्रेशर बढ़ता जाएगा। कोई तो स्थिति आएगी कि जब इसकी इतनी हाइट उठ जाए कि बेस पे इतना प्रेशर लग जाए कि नीचे से कोई मॉलिक्यूल उसको ओवरकम करके अंदर ना जा पाए। नहीं समझा? तो वह प्रेशर जिस पे ऑस्मोसिस की प्रक्रिया क्या होती है? रुक जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नहीं समझा? तो देखो, इसी को मैं तुम्हें और तरीकों से भी समझा सकता हूं। जैसे यहां देखिए, पिछला जो एग्जाम्पल आपने बनाया था, वो पिछला एग्जाम्पल कुछ ऐसा था बच्चों, बोलो कुछ तो कह दो यार। ठीक है, ऊपर से इनका मुंह खोल देता हूं, बीच में ये किससे सेपरेटेड है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले वाले केस में यहाँ सॉल्वेंट भरा हुआ था और यहाँ पे सॉल्यूशन भरा हुआ था। ठीक है, अब क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर से नेट फ्लो इधर की तरफ करेगा। अब जब नेट फ्लो इधर की तरफ करेगा तो पहले क्या था? खुले एटमॉस्फेयर में रखे हुए थे, तो इन पे 1 atm का प्रेशर दोनों तरफ से लग रहा था कि नहीं लग रहा था? इधर भी 1 atm का लग रहा था और इधर भी 1 atm का प्रेशर लग रहा था। अब जब सॉल्वेंट इधर से इधर जाएगा तो मान लो पहले लेवल यहाँ पे सॉल्यूशन का यहाँ तक था, बोलो हाँ। जैसे जैसे सॉल्वेंट अंदर घुसेगा तो सॉल्यूशन का लेवल राइज करेगा कि नहीं राइज करेगा? और राइज करेगा तो इधर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पता नहीं समझा कि नहीं समझा? कितना %? तो बढ़ के कोई तो ऐसी स्थिति, अब ये प्रेशर कहाँ लगाएगा? मेरी छाती पे। ये प्रेशर लगाएगा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे। भाई यहाँ से बढ़ेगा तो ये पानी कहाँ प्रेशर लगाएगा? सपोज कर लो कि हमारे पास ऐसी व्यवस्था हो, ये फील हो रहा है कि नहीं फील हो रहा है? पक्का? ठीक है, तो जब इधर दबाओगे तो यहाँ प्रेशर लगेगा ना। ठीक है, अब जरा देखो, और कंटेनर की दीवारों पे भी लगेगा, बट दीवार तो कोई प्रेशर मतलब वो कांस्टेंट है। भाई मेटल कंटेनर होगा तो उस पर क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें इस पे नापना है ना, हाँ या ना? ठीक है, तो देखो जब इसमें इतना लेवल राइज कर जाए कि ये इतना प्रेशर एक्सर्ट करने लगे कि इधर से कोई भी सॉल्वेंट मूव करके इधर ना आ पाए, तो उसे क्या बोलते हैं? तो माना कि 1 + पाई पे ऑस्मोसिस रुक जाता है, तो पाई क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या हो गया कि दैट राइज्ड प्रेशर टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड, क्या बोला? Which stops the osmosis is called? नहीं समझा? पक्का? ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल जो तुमने लिया था उसमें जरा देखो क्या था। उसमें भी तुमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाया था और उसमें कुछ ऐसी व्यवस्था थी, इधर सॉल्यूशन था हैविंग कंसंट्रेशन C1 और यहाँ सॉल्यूशन था हैविंग कंसंट्रेशन C2। पक्का? ठीक है, अब जरा देखिए बच्चों, यहाँ मान लो अगर C1 का कंसंट्रेशन C2 से जाना है तो सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करेगा। जब सॉल्वेंट इधर से इधर मूव करेगा तो इस नली में पानी का लेवल क्या होगा? और जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इस पे प्रेशर, तो कोई तो इतना प्रेशर होगा कि इतना ज़्यादा प्रेशर हो जब इधर से आने ना दे। समझते हो कि नहीं समझते हो? जैसे देखो, मान लो लड़का नहीं बैठा कोई आगे, ठीक है, मान लो इनको मैं कहूँ उठो उठो, देखो ये उठ गई, बोलो हाँ, क्योंकि हाथ के द्वारा जो प्रेशर लगा रहा था मैं इनके ऊपर उसको ये जीत ले रही हैं। बोलो बैठो। अब मैं इनको ऐसे पकड़ लूं और मैं कहूँ उठो, तो ये उठ नहीं पाएंगी। समझे कि नहीं? अगर मैं बहुत ज़्यादा, मैं इतना प्रेशर एक्सर्ट कर दूं कि इनके द्वारा ऊपर की तरफ लगाए गए प्रेशर से मेरे द्वारा नीचे की तरफ लगाया गया प्रेशर क्या हो? ज़्यादा हो, तो ये उठ नहीं पाएंगी। पक्का ना? ठीक है, तो अब जरा देखो, ये घुसने की कोशिश करेगा और ये सॉल्यूशन उसको इधर धकेलेगा, तो जब इतना ज़्यादा प्रेशर लगा दे कि ये ना आ पाए तो ऑस्मोसिस रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो उसको बोलते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या बोलोगे कि दैट प्रेशर या दैट अराइज्ड प्रेशर, प्रेशर तो पहले से ही रहा होगा, बढ़ा हुआ प्रेशर की बात हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट अराइज्ड प्रेशर, क्या बोला? टुवर्ड्स द हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन साइड,
भाई C1 की तरफ लग रहा है ना, which stops the osmosis is called, तुम बताओ is called what? मान इनमें खुले हैं तो 1 atm तो होगा ही। मान लो बढ़े हुए लेवल की वजह से पाई atm का प्रेशर लगा, कितने का लगा? पक्का, जिस पे ऑस्मोसिस रुक जा रहा था तो उसे क्या बोलेंगे अपन? ठीक है, डीसैलिनेशन समझते हो क्या? क्या होता है? जब सॉल्ट का समुद्र के पानी को पीने के काबिल बनाना, उससे सॉल्ट कंटेंट, उससे क्या बोलते हैं? डीसैलिनेशन। अब जैसे देखो, मान लो कि यहाँ समंदर का पानी रखा हुआ है जो कि काफी खारा होगा, और इधर प्योर पानी रखा हुआ है, बोलो अब ये पानी सब इधर घुसने लगेगा। तो ऐसा व्यवस्था करेंगे कि जब इस पे प्रेशर क्या हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो जाए, तो पानी का आना बंद हो जाएगा। और ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो सॉल्वेंट इधर से इधर जाने लगेगा। और सॉल्वेंट कौन है? समंदर के भी पानी में सॉल्वेंट कौन है? पानी। तो इसमें से प्योर पानी निकल के इधर आ जाएगा और हम उसको जो है निकाल लेंगे किसी दूसरे कंटेनर में और पीने के योग्य बना सकते हैं। आपको समझ में आया? पक्का? कितना परसेंट? दिस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। सुना होगा जरूर कभी न कभी। क्या है ये? रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया। जब हम ऐसी मैकेनिकल अरेंजमेंट कर देते हैं कि सॉल्यूशन की तरफ जो लगने वाला प्रेशर है वो क्या हो जाए? ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा, तो उल्टा सॉल्वेंट किधर से किधर जाने लगता है? सॉल्यूशन। यानी जो मैं पहले बोल रहा था वो बात पूर्णतः उचित थी भाई, एकदम लॉजिकल ऑथेंटिक बात बोल रहा था कि नहीं बोल रहा था? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी बात समझ में आई होगी, अच्छे तरीके से आई होगी। बोलो हाँ। किसी को कोई समस्या? सरकार प्लीज बताएं। ठीक है, लिखाता हूँ, अभी घबराइए मत। अब जरा देखें, नहीं रुको इसको लिखाऊंगा क्योंकि ये लैंग्वेज है ना। अब जरा देखिए, तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो कुछ बहुत गहरी बात बताना चाहता हूँ। अब तुम कितने गहरे हो यहीं से जो है बात बन जाएगी। अच्छा, बच्चा इतना बकलोला है कि उसको कोई कुछ भी पढ़ा दे वो पढ़ के निकल जाएगा, पूछेगा नहीं, कोई कुछ भी पढ़ा दे। इसलिए देखो, कोई भी पढ़ा भी रहा है, बच्चे को अवेयर होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल्स टू CRT। तो बच्चे तो हम लोग ऐसे बता देंगे PV इक्वल्स टू क्या होता है? NRT। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाता है? N/V RT। N/V क्या है? कंसंट्रेशन। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाता है? CRT। P को ही यहाँ क्या बोल देते हैं? पाई। तो पाई इक्वल्स टू CRT। बच्चा भांग खा के बैठा है, उसको इससे मतलब नहीं कि यहाँ हम बात किसका कर रहे हैं? सॉल्यूशन का। ये फॉर्मूला कहाँ लगता है? गैस पर। है? कहीं भी कुछ भी उठा के रेल दिया। गैस का फॉर्मूला सॉल्यूशन पे कैसे मेरी हिम्मत है लगाने की? लगेगा तो, बट मुझे कन्विंस करना पड़ेगा ना कि मैंने आइडियल गैस इक्वेशन को किसी सॉल्यूशन पे किन तथ्यों के बिहाफ पे लगाने की जरूरत की। अदरवाइज मैं इसको बोलने की काबिलियत नहीं रखता हूँ, मुझे बताना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, जैसे बहुत ध्यान से इस घटना को समझ लेना। मान लीजिए यहाँ एक सॉल्यूशन है 0.001 मोलर, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है। आपका पूरा ध्यान चाहूंगा। और ऑस्मोसिस के दौरान इधर से सॉल्वेंट इधर जाएगा एंड द लेवल ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीजेस इन दिस साइड। अब इधर जब बढ़ेगा तो जितना हाइट तक जाएगा प्रेशर उतना बढ़ेगा। एक कोई तो स्थिति आएगी जब यहाँ प्रेशर इतना हो जाए कि इधर से सॉल्वेंट का इधर आना क्या हो जाए? रुक जाए। माना? तो मान लिए वो कितना है? पाई, और उसे ही क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तक मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर कितने तरीके से समझा दिया। देखो, सबसे पहले मैंने ऐसे समझाया, ये तो बिल्कुल फील करा देता है। फिर मैंने उसको ऐसे समझाया, ये इसी का थोड़ा और स्मार्ट वर्जन था। अब मैं तुम्हें और अच्छे से बता रहा हूँ। अब जरा फील करना, अब तक जो ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने समझाया विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट समझाया। बोलो, सॉल्वेंट ही घुसता था और लेवल बढ़ा देता था। अब मैं पढ़ाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। ध्यान से सुनना। जो यहाँ कंसंट्रेशन सॉल्यूट्स का है
वो लगातार इस झिल्ली से टक्कर करेगा कि नहीं करेगा? आवाज नहीं आई, करेगा। पक्का? और जब कोई पार्टिकल किसी से टकराता है तो प्रेशर एक्सर्ट करता है। यही कारण है कि जब गैस को किसी कंटेनर में बंद करते हैं तो गैस मॉलिक्यूल बर्तन की दीवारों से समान रूप से इक्वल फ्रीक्वेंसी से चारों दिशाओं में टक्कर करती हैं और एक बराबर प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, कहीं कम और कहीं ज़्यादा नहीं। मानते हो कि नहीं मानते हो? तो ये सॉल्यूट मॉलिक्यूल टक्कर करेगा तो वो इस पे क्या लगाएगा? प्रेशर। और वो एग्जैक्ट किसके बराबर होता है? किसके बराबर? मानोगे? सॉल्यूट मॉलिक्यूल टकरा करके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से उस पे एक प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जिसे हम क्या बोल सकते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोल सकते हैं? कितना %? और ये स्पॉन्टेनियस घटना है ना, मतलब जब तुम रखोगे तो सट से हो जाएगा, वो सॉल्वेंट इधर से इधर हो चला जाएगा, हाँ या ना? कितना %? तो इसको अगर समझ में आया तुमको तो बहुत गौर से सुनना। वैन ट't हॉफ ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक्सपेरिमेंट जरा तुम देखो। वैन ट't हॉफ ने डाइल्यूट सॉल्यूशन, बहुत गौर पूर्वक देखना, कैसा सॉल्यूशन? डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया और जैसे मान लो कि ये रहा तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बोलो इधर क्या है? सॉल्वेंट, इधर कौन है? पक्का? तो कुछ तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आएगी। मान लिया x atm आई, कितनी आई? किसकी वैल्यू? वो क्या होता है मालूम है ना? जिस पर ऑस्मोसिस बंद। अब जो है वैन ट't हॉफ बदमाश था। वैन ट't हॉफ ने क्या किया कि मान लो कि ये एक्सपेरिमेंट मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे किया गया और मान लो कंटेनर का वॉल्यूम था 5 लीटर। तुरंत वैन ट't हॉफ ने क्या किया कि ये जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट घुला हुआ था ना, मान लो कितना मोलर था? 0.001 मोलर। तो 0.001 मोल उसका ले लिया, ठीक है? बोलो, आवाज नहीं आई। मान लिया सॉल्यूट के कितने मोल हैं? 0.001 मोल है। मोलर बोलना थोड़ा अनुचित हो जाएगा क्योंकि पर लीटर हो जाएगा वो। तो उसने उतने ही सॉल्यूट के गैस बना लिए। क्या बना लिए? गैस। और सेम टेम्परेचर और सेम वॉल्यूम में जब उसका प्रेशर नापा PV=nRT वाले फार्मूले से, तो प्रेशर बिल्कुल x atm ही आया। तो उसकी बुद्धि हरी हो गई। फिर से दोनों एक्सपेरिमेंट देखो जो वैन ट't हॉफ ने किया। वैन ट't हॉफ ने सबसे पहले एक फिक्स कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन लिया और उस पे लगने वाले ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर किया और वो सॉल्यूशन कैसा था? डाइल्यूट सॉल्यूशन था। मान लिया उसकी वैल्यू कितनी आ गई? x atm। वैन ट't हॉफ ने टेम्परेचर और वॉल्यूम को बदलने नहीं दिया, फिर उतना ही मोल सेम चीज का क्या ले दिया? गैस। आवाज नहीं आई। गैस। और सेम, और जितना इधर वॉल्यूम था उतना ही कंटेनर का क्या ले लिया? वॉल्यूम। तो देखा कि PV=nRT वाले फार्मूले से जो प्रेशर की वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट किसके बराबर आ रही है? मामूली बात है ये। तब उसने दुनिया के सामने कन्फेस किया कि सुनो दुनिया वालों, जैसा गैस व्यवहार करता है ठीक वैसा ही डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव करता है। इसलिए सॉल्यूशन पे भी गैसियस लॉ अप्लाई कर सकता हूँ। शायद मैंने आपको 100% कन्विंस कर दिया होगा। और अगर आप कुछ पूछते हैं तो मुझे लगता है कि पूछ लीजिए। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप कुछ पूछते हैं तो पूछ लीजिए। इस दोनों एक्सपेरिमेंट से उसने प्रूफ कर दिया कि वो अधिकारी है किस बात का? कि वो आइडियल गैस इक्वेशन को अप्लाई कर सकता है। कहाँ? डाइल्यूट सॉल्यूशन पे। अब यहाँ R आएगा। R आते से ही अगर तुम्हें 3 बातें नहीं मालूम हैं तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। पहला कि 8.314 यानी 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। दूसरा 1/12 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन। तीसरा 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इतनी बात तो तुम्हें आनी ही चाहिए। अब प्यारे सरकार, अगर इतनी बात तुमको समझ में आई है तो चलो फटाफट लिखा देता हूँ, ठीक है? आपने क्या कहा? इसको लिख दिया था ना? कोई बात नहीं, आराम से लिखो।
ऑस्मोसिस के बारे में ये जो आपको नीचे ये लिखा हुआ है, ये लिखिए ना, ऑस्मोसिस ही तो है ये। भाई एक बार देखोगे सब फ्रेम में है क्या, एक बार चेक कर लेना सावधानी से। थैंक यू। आज मैं जोड़ रहा था तो हमारे पास 5 महीने के आसपास हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 6 महीने। 6 महीने में काम किया जा सकता है। अब मैं थोड़ा सा एक रिक्वायर्ड स्पीड भी करूंगा और जो भी डिस्कशंस हैं वो सब ऑनलाइन लिए जाएंगे। प्राची, तबीयत खराब बेटा? अच्छा, पोस्चर बैठने का सही रखना। एक वो आता है ना कुशन जैसा, रख दो तो वो दोनों तरफ से, नहीं गर्ल्स को फिर प्रॉब्लम होने लगती है। गर्ल्स को दीदी तुम टेंशन मत लो। तुम हमारे गैंग की हो। दीदी गलती से लड़की हो गई थी। लड़की होना ज्यादा लकी है कि लड़का होना? वैसे हिंदुइज्म में एक कहानी है जिसमें जो है एक ऋषि था जिसको ये जानना था। अब ये कहानी है, कितना सच है कितना झूठ मैं तो नहीं जानता। तो परमात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया जेंडर चेंज हो जाने का, और जब जेंडर चेंज हो जाने का आशीर्वाद हुआ तो जब दोबारा उसको परमात्मा ने बोला कि अब बताओ कि तुम्हारी क्या अनुभूतियाँ रही हैं दोनों जेंडर में रह करके, तो उसने कई कारण ऐसे दिए जिससे वो दोबारा लड़का होना नहीं चाहता था। यानी कि लड़की होने के सुख कई सारे हैं। जैसे बहुत वो थोड़ा गहरी बातें हैं, वो कई चीज़ें हैं। अब मैं कई चीज़ें नहीं बता सकता। मातृत्व का भी जिसमें एक सुख होता है वो लड़के को कभी नहीं मिल सकता। जैसे जो माँ बच्चे के लिए महसूस करती है वो पिता नहीं कर सकता है। अब आजकल तो मान लो बहुत कुछ हो सकता है। एक बेटे को लेके जो माँ महसूस करती है वो एक बाप कभी नहीं कर सकता। प्यार करता है, घर चलाता है, सबको मानता है, वो सब अपनी जगह बात है। हो गया इतना? कोई बात नहीं, लिख लो, आराम से लिख लो। मुझे तो इस पे कट लगाना है, वीडियो पे कट लगाना ही है। आराम से लिखो। अच्छा, मुझे लगा ये सब कुछ हमारी ना, जो कुछ अब बोरिंग हो जाती है ना, इसलिए। हो गया बेटा? पर एक्चुअली लड़कों की लाइफ अच्छी है मेरे हिसाब से। मेरे को हर बार लगता है कि हाँ, इंडियन सोसाइटी में थोड़ा है लड़कों का, इंडियन सोसाइटी में। और फिर जो भी इंडिया से पैदा हुए देश हैं जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान। बट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन लड़कियों ने खुद बनाया है, क्योंकि स्वयं को हमेशा कमजोर बना के रखती हैं। टाइम पे जब पढ़ना लिखना रहता है तब तो हेलो हाउ आर यू ये चलता है। हाँ तो देखो,
लड़के से तो बात करेंगे, वो तो है ही, लेकिन लड़के का अलग सिस्टम है ना। हमारी सोसाइटी क्या है, मेल डोमिनेटिंग है ना। अब उसमें अगर तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी है तभी तुम रह पाओगे ना सही से। जैसा तुम्हें अभी चीजें लगती हैं वैसी है नहीं। बच्चे हो बेटा। हाँ हाँ, काफी बच्चे हो। भाई मैंने बहुत सारे लोगों को काउंसलिंग करता तो देखता, कुछ बच्चे घर पे घरेलू कलेश की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं। मम्मी पापा झगड़ा करते हैं, घरेलू कलेश। अरे बहुत सारे 11th वगैरह, बहुत 12th में बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं, वो मुझे बता भी देते हैं घरेलू कलेश। तो घरेलू कलेश ऐसा थोड़ी कि तुम्हारी जिंदगी में नहीं आएगा। अब वहाँ तुम मान लो दिन भर खाली हो, झगड़ा हमेशा लड़कियां करती हैं ज्यादा। मोस्ट ऑफ द केसेस में अच्छा, तुम मेरी छोड़ दो, किसी से भी वोटिंग करा लेना कि झगड़ालू लड़के होते हैं लड़की। अभी मैं जानता हूँ, और जेलसी भी बहुत होती है उनको अपनी जेलसी में। देखो मेन बात क्या है बच्चों, मेन बात क्या है, देखिए एक बात बता देता हूँ, उसी में सब छुपा है। अगर आपने इस एज में टैलेंट डेवलप नहीं किया ना, तो अभी आपकी इंस्टा फोटोज पे 150-200 लाइक तो आ जाते होंगे, ज़्यादा आ जाते होंगे। और बाद में 2 से 3 आएगा। ऐसे हमेशा आप यंग नहीं रहेंगे। आप 25-26 साल के बाद जब आप ऑफिशियली इंगेज हो जाएंगे 28 साल तक, तो ये जो आपको लोग आपसे बातें करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, आपसे रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए, दोस्ती है, ये वो हमेशा नहीं चलता है। एक टाइम के बाद प्रैक्टिकल जीवन जीना पड़ता है ना। अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की पूरी दुनिया काल्पनिक होती है कि घर बनाएंगे, पेरिस जाएंगे, इंस्टा पे रील लगाएंगे, पैसा, बच्चे का नाम चुन्नू मुन्नू रखेंगे। जब आप एक्चुअल लाइफ में आएंगे, तो एक्चुअल लाइफ में किराए से रहोगे तो घर का पैसा देना पड़ेगा, घर खरीदोगे तो घर का किस्त देना पड़ेगा, गाड़ी रखोगे तो डीजल भरवाना पड़ेगा, गाड़ी खरीदने के लिए पैसा लगेगा, आप घर पे ग्रॉसरीज लाओगे वहाँ पैसा लगेगा, और ग्रॉसरीज आने के बाद बनाना भी पड़ता है। आज की लड़कियाँ काम नहीं करना चाहती हैं बिल्कुल भी, मतलब लीस्ट बॉदर्ड रहती खाने पीने को लेकर के। तो फिर वहाँ क्या शुरू हो जाता है, क्लैश, भयानक क्लैश होता है कि भाई जाके मेरा लैट्रिन साफ़ कर दो, तो बेचारा मजबूरी में, क्योंकि एज हो जाती है ना, लैट्रिन साफ़ कर देगा वो, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता है। इसलिए शिक्षा ऐसा महामंत्र है, ऐसा सामर्थ्यवान चीज़ है कि जिसके दम पे ये सब चीज़ें कभी आएंगी ही नहीं। क्योंकि देखो, लोग उससे भिड़ते हैं जिससे उन्हें लाभ नहीं होता है। मान लो तुम डॉक्टर हो, तुम्हारी वजह से जहाँ गई हो उसका आधा घर चल रहा है, तो लड़के से ज़्यादा तुम ही कमाती हो। तो अब वहाँ लोग क्या करेंगे, सब तुम्हें सेवा करेंगे, सब तुम्हें मानेंगे, सब तुम्हें प्यार देंगे। लेकिन अगर खाली निठल्ले रहोगे तो अपने माँ बाप नहीं मानेंगे थोड़े दिन बाद। तो मेरा इतना कहना है कि जवानी के दिनों में साधना अगर कर ले आदमी सही से, तो वो आगे बढ़ जाता है। आज मैंने एक बात सोचा, मैं घबरा गया। मैं दिन भर में फ़ोन एकदम दूर रखा था अपने से। मैंने देखा, अब मैं सोचा रिपीटर में बताऊंगा, मैंने देखा कि अगर कोई 5 घंटे रोज़ फ़ोन चला रहा हो, तो उसके पास 365 दिन में से 76 डेज कम हो जाएंगे। एवरेज निकाल लो। अगर 5 घंटे कोई डेली फ़ोन चला रहा है स्क्रीन टाइम में, यानी उसके पास फाइट करने के लिए 365 डेज है ही नहीं। तो मैं तो फ़ोन छोड़ के तुम्हें दिखाऊंगा, छोड़ दिया हूँ, बट मैं तुम्हें फ़ोन चेंज करके दिखाऊंगा 1-2 दिन के अंदर। जब अपन रक्षाबंधन बाद मिलेंगे तो आप मेरे पास फ़ोन नहीं पाओगे। और आपको भी इतना एक लास्ट बात बोल दे रहा हूँ, शायद मैं आपकी ज़िंदगी में बहुत दिन तक तो नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी बातें आपकी ज़िंदगी में बहुत दिन तक रहेंगी। आप इस बात को ध्यान रखना कि काम कर लेना, नहीं तो बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी इंडिया में बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि
जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इसलिए कम रहेंगी, सरकार की गलती नहीं है। इतने लोग हैं, इतना पॉपुलेशन है कि दुनिया की कोई सरकार इंडियंस को जॉब नहीं दे सकती। केवल स्किल्ड लोग ही मज़ा काटेंगे जीवन का, इसलिए स्किल डेवलप कर लें। तो ये आप इसको बना दीजिए। और मैं कहूँ कुछ भी, मैं लड़कियों को बहुत मानता हूँ और सपोर्ट भी करता हूँ उनका। हाँ, वो तो दिखता है। ऐसा नहीं अरे सच में दिखता है। मतलब वो नहीं पता है, तुम हमें भी आई हो बे। हाँ, ये भी बात। बहुत तरह का सपोर्ट है, तुमने देखा ही क्या है जा तुम कट। इसमें एक लाइन लिख दीजिएगा नोट करके, y हाइट के सॉल्यूशन के द्वारा या y हाइट के सॉल्यूशन से एक्सर्टेड प्रेशर ही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। y हाइट के सॉल्यूशन से एक्सर्टेड प्रेशर ही, ये एक्स वाई डिनोट कर लेना, y हाइट के सॉल्यूशन से एक्सर्टेड प्रेशर ही क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके फाइन। इसमें जैसे मैं बोलूंगा वैसे लिखना, ठीक है? ये हो गया ना? हो गया, आप अपने दिमाग से कर लेना। इसमें जैसे मैं बोलूंगा वैसा लिखना, ठीक है? पहले आप कॉपी को 2 हिस्सों में डिवाइड करिए। सौ क्वेश्चन का होमवर्क रहेगा आप दीदी, क्योंकि इधर वीक डेज में मैंने तुम्हें काम नहीं दिया ना। यूनिट खत्म होते ही भयंकर काम करना है, 3 दिन में सब लपेट लेना है, और कल नया यूनिट शुरू कर दूंगा। पीरियोडिक टेबल हाँ बताऊंगा ना, आएगा भी। डायग्राम बना दे तड़ाक से। एक सेकंड लगेगा, अब नॉर्मल बोलो मास। हाँ सॉरी, एजियोट्रॉप है नहीं वैसे, बट मैं मतलब भर का बता दूंगा। एनसीईआरटी है क्या? तो बता दूंगा। खींचो खींचो, कोई बात नहीं। डायग्राम बना दिया? नहीं। 1 ATM समझ रहे हो ना? खुले में तुमको खड़ा कर दूं बाहर तो तुम पे भी 1 ATM का प्रेशर लग रहा है। हाँ, कंपैरिजन बनाना है। हाँ, बगल बगल दोनों बना दीजिए। एक में सॉल्वेंट सॉल्यूशन रखिएगा, एक में दोनों क्या रखिएगा? सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन C1 C2 रखेंगे, एक को दूसरे से ज़्यादा कर देंगे। याद हुआ है यूनिट? अपने कोशिश से तो मैंने बहुत अच्छे से एफर्ट लगा दिया है।
क्वेश्चन में बहुत अच्छे हैं। एलन का तो तुम्हें ऐसे ही बन जाएगा। हमने परसों के दिन फिजिक्स वाला किए थे, मतलब सर सिर्फ कॉस्मेटिक फेशियल को छोड़ के 3-4 डाउट। हाँ ठीक है ना, ये अच्छी बात है, अच्छी बात। बहुत अच्छा मॉडल है वो भी, हाँ कौन सा? एक फिजिक्स वाला था। अच्छा हाँ हाँ है अच्छे। होगा तो वैसे कहीं का भी मॉड्यूल हो, मतलब क्वेश्चन आप धरती पे जब मैं यूनिट फिनिश कर दूं तो धरती के किसी मॉड्यूल से ला सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। हो गया? ठीक है, अब देखो इधर लिखना है आपको कि इंक्रीज्ड प्रेशर टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड ड्यू टू राइज इन हाइट। इंक्रीज्ड प्रेशर, ये महसूस हो रहा है कि नहीं आपको? इंक्रीज्ड प्रेशर टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड ड्यू टू rise in height which stops the osmosis is called osmotic pressure. Which stops the osmosis is called osmotic pressure. इसके नीचे लिखना भैया, increased pressure towards the higher concentrated solution side. Increased pressure towards the, इसके नीचे दूसरे वाले डायग्राम के, increased pressure। अब प्रेशर किधर बढ़ा? इधर देखो, जिधर कंसंट्रेशन ज्यादा है उधर उधर लेवल बढ़ा है ना, क्योंकि लोअर से किधर आया है, ये तो लिख लिया हो ना। ठीक है, तो लिखिएगा increased pressure towards the higher concentrated solution side due to rise in height which stops the osmosis, due to rise in height which stops the osmosis is called osmotic pressure. Done? ठीक है, नोट करके लिखिएगा, if pressure is increases more than osmotic pressure, then reverse osmosis takes place. If pressure increases more than osmotic pressure, if pressure increases more than osmotic pressure, then reverse osmosis takes place. Means, line change, solvent molecule start flowing from flowing from solution to solvent side, solution to solvent side। नजर ऊपर करो, ये तो इसके लिए हो गया, और इसके लिए बोलूंगा कॉमा, हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कॉमा करके हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी एक ही डेफिनेशन में दोनों एग्जांपल्स ऐड हो गए। अगर इसकी बात करेगा तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की तरफ, और इसकी बात करेगा सरकार तो सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से लोअर कंसंट्रेटेड। इज दैट क्लियर? अच्छे से, ठीक है। हमने रिवर्स ऑस्मोसिस भी जान लिया। अब स्टार लगा के लिखिएगा कि it is experimentally proved by Van Hoff that dilute solution behave like gas. It is experimentally proved by Van Hoff that dilute solution behave like gas. सरकार राजी हैं?
So we can apply gaseous equation on dilute solution. So we can apply gaseous equation on dilute solution. Gaseous equation on dilute solution. सरकार ये लिख दीजिए, क्या लिखेंगे ये? पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, पी इज इक्वल्स टू एन बाई वी आर टी, पी इज इक्वल्स टू सी आर टी, पाई इज इक्वल्स, पी को ही क्या बोलते हैं अपन? पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर के केस में क्या बोलते हैं? पाई। लिख दिया इतना सरकार? सरकार सबने लिख दिया? कोई बात नहीं। रफ्तार बढ़ाएं। हो गया? ठीक है, सबका हो गया भाई? अबे इतना ही तो लिखना है, क्या कर रहा है इतनी देर से? ठीक है सरकारों, अब जरा थोड़ा सावधानी से बात को सुनना। तुम जानते हो कि I क्या होता है? CP ऑब्जर्व अपॉन तो I हो जाएगा पाई ऑब्जर्व्ड अपॉन पाई थ्योरेटिकल। तो पाई ऑब्जर्व्ड क्या हो जाएगा? I इंटू पाई थ्योरेटिकल। तो I इंटू पाई थ्योरेटिकल कितना है? CRT। तो पाई ऑब्जर्व्ड ये कितना हो जाएगा? I इज इक्वल्स टू CRT। ये फार्मूला कब लगेगा? जब सॉल्यूट एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा हो। बोलो हाँ, डिसोसिएट हो रहा हो। क्लियर है? अब जरा एक बात सुन लेना ध्यान पूर्वक। मैंने तुम्हें बताया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N के बराबर था। आवाज नहीं आई? मैंने तुम्हें पढ़ाया डेल टी बी ये I इंटू के बी इंटू एम के बराबर था, और मैंने तुम्हें पढ़ाया डेल टी एफ ये I इंटू के एफ इंटू एम के बराबर था। मैंने तुम्हें पढ़ाया पाई इज इक्वल्स टू ये I सी आर टी के बराबर था। यहाँ जरा देखो, ये सारी प्रॉपर्टियाँ सॉल्यूट के मोल के सीधे प्रोपोर्शनल है कि नहीं? आवाज नहीं आई? मोलैलिटी निकालोगे तो क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यानी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके? मोल्स ऑफ व्हाट? सुन रहे हो कि सो रहे हो? हाँ, सो रहे होगे तो जानते रहना। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के सीधे प्रोपोर्शनल होता है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोल्स ऑफ सॉल्यूट को लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आवाज नहीं आई? यानी कि I को हम और क्या लिख सकते हैं? M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड। भाई समझा कि नहीं? भाई ये ऑब्जर्व्ड इन्वर्सली होगा, ये भी इन्वर्सली होगा, तो वो ऊपर चला जाएगा और नीचे चला जाएगा। नहीं समझा? ठीक है, M थ्योरेटिकल और M ऑब्जर्व्ड के बराबर हो जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि M थ्योरेटिकल और M ऑब्जर्व्ड में कोई रिलेशन है? तो हाँ है, बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। कोई नहीं है। एक यूनिट आएगा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या आएगा? वहां तुम पढ़ोगे वेपर डेंसिटी। समझे क्या? तो वहां पे इसका बहुत ज़बरदस्त यूज़ भी आएगा। यहाँ तो ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा, बट फिर भी जितने की ज़रूरत रहेगी उतना बता दिया जाएगा। तो जैसे ही I होता है CP ऑब्जर्व्ड अपॉन CP थ्योरेटिकल, वैसे ही I होता है क्या? M थ्योरेटिकल अपॉन M ऑब्जर्व्ड। आई बात समझ में कि नहीं? बोलो। तो इसको हम क्या होगा तो हमेशा डेराइव करके चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी रहेगी। जैसे देखो, बिल्कुल भी चिंता मुक्त हो जाओ। क्या हो जाओ? चिंता मुक्त हो जाओ। और देखो मैं इसकी बैंड बजा देता। जैसे मान लीजिए कि हमें दिया है AX BY और ये टूट के दे रहा है XA प्लस वाई प्लस वाई बी माइनस एक्स। मान लिया कि इसके कितने मोल हैं? 1।
तो ये कितना हो जाएगा 0 0। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है तो ये x अल्फा और ये y अल्फा हो जाएगा। बोलो हाँ। हम जानते हैं Cp ऑब्जर्व्ड एक्चुअल मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक्चुअल, ये सब भाषा समझ में आती है, पीछे पढ़ा चुका हूँ, अब नहीं आती तो क्या करूँ मैं। x अल्फा प्लस y अल्फा और Cp थ्योरेटिकल क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि डालोगे तो लगेगा 1 और टूट कितना हो जाएगा, कितना %। हाँ अब जरा देखो, बहुत आसानी से इनका खेल बना दूंगा। I क्या होता है, Cp ऑब्जर्व अपॉन Cp थ्योरेटिकल। तो Cp ऑब्जर्व कितना हो गया, ये सीधे कह दूं तो 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा आ जाएगा। पूरा बवासीर करने के बाद x प्लस वाई n के बराबर, अबे याद है कि नहीं, अपॉन 1 हो गया, ये I हो गया। I क्या लिख सकता हूँ बे, m थ्योरेटिकल अपॉन m ऑब्जर्व इक्वल्स टू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। तो m थ्योरेटिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, m ऑब्जर्व इंटू 1 प्लस n-1 इंटू अल्फा। ये थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व मोलर मास के बीच में रिलेशन है। डायरेक्ट यूज करूंगा कहाँ पे, केमिकल इक्विलिब्रियम में। आई बात समझ में। तो ये बात बहुत ही काम की है, बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पॉर्टेंट, बाद में नोट करना, क्योंकि क्वेश्चंस के लिए समय बचने चाहिए। एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो एक टॉपिक पे करना हमारे स्वैग की बात है। अब चलो बिल्कुल जुट जाओ और तूफान मचा दो। देखो कहता है कि द रिलेशनशिप, क्या कहता है, बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैविंग प्रेशर P1, 10 ग्राम ऑफ यूरिया हैविंग प्रेशर P2, 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैविंग प्रेशर P3 डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। भाई एक बात चेक करो, क्वेश्चन फ्रेम में है क्या, सावधानी से, पक्का खूब ध्यान से देख लेना, नहीं तो पूरी मेहनत पानी मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू। इधर देखें किसको किसको डाल रहा है बच्चों, 10 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 और क्या डाल रहा है 10 ग्राम यूरिया डाल रहा है NH2 C डबल बॉन्ड ONH2 और 10 ग्राम क्या डाल रहा है सुक्रोज C12H22। तुम जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के सीधे प्रोपोर्शनल होगी। इसके 10 ग्राम है, मोलर मास 180 होता है, इसके 10 ग्राम है, मोलर मास 60, इसके 10 ग्राम है, मोलर मास 342। बोलो हाँ। तो किस, सबके न्यूमरेटर सेम है, जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, यानी इसके मोल सबसे, तो P2 सबसे, फिर इसके मोल सबसे ज्यादा है P2, P1, P3। इज इट गिवन समवेयर? सी नहीं है, क्या हुआ? कोई बात नहीं। द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर है 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम यूरिया और 10 ग्राम सुक्रोज, तो आर डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम फिक्स है, तो उसका क्या आंसर होगा, P2 इज ग्रेटर देन P1। हाँ ठीक है, इसको ये उल्टा लग गया, इस P2 इज ग्रेटर देन, वो गलती से लग गया, टाइपिस्ट की गलती से। ठीक है, आई बात समझ में कि नहीं आई? अबे बोल ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड, खून का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है कितना है 7.40 ATM एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज टू बी यूज्ड पर लीटर फॉर एन इंट्रावेनस इंजेक्शन that is to have the same osmotic pressure as blood। तो देखो पाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा CRT। बोलो हाँ। तो पाई उतना ही होना चाहिए 7 C पूछ रहा है कितना %, क्या पूछ रहा है? हाँ पर लीटर है, तो यानी कंसंट्रेशन ही पूछ रहा है ना, पर लीटर है, जो कंसंट्रेशन होगा वही नंबर ऑफ मोल होगा। तो यहाँ R की वैल्यू अपन क्या ले देंगे, ATM में लिया है ना प्रेशर, तो R 1/12 लेंगे जिसमें ATM आता हो। टेम्परेचर कितना है 300। बोलो हाँ। अब C होता है N/V, तो जब V की वैल्यू 1 है तो C ही N हो जाएगा ना। तो बुद्धिमानी से काम करें तो ये देखो 7.4 आ गया, ये मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइड बाई 300,
इसको सॉल्व करोगे तो 4 तिहाई ये इसको 3 चौक 12 और 3 100 आ गया। बोलो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 चौक 16 और 4 7 28 1 29 और ये यानी कि 0.296 यानी कि लगभग 0.3 के आसपास वैल्यू आएगी। फर्स्ट वन इज द नहीं समझा। दूसरा जरा देखें। अच्छा बायो जो लोग थोड़ा बहुत पहले कभी पढ़े होंगे और जो नहीं पढ़े वो जान लें कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक समझते हैं पक्का। मान लो मैं एक सॉल्यूशन हूँ और ये एक सॉल्यूशन है, मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर इनसे ज़्यादा है तो मैं हाइपरटोनिक हूँ, वो हाइपोटोनिक है, और दोनों का बराबर है तो आइसोटोनिक। ठीक है, कहता है द टोटल concentration of dissolved particle inside red blood cells is approximately 0.30 molar and the membrane surrounding the cell is semi-permeable membrane. Okay, what would be the osmotic pressure in ATM inside the cell, because if the cell were removed from the blood plasma and placed in pure water. ठीक है, तो पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, C कंसंट्रेशन कितना है उसका 0.30 बोलो, और कुछ वॉल्यूम नहीं दे रहा तो 1 लीटर मान लो, और यहाँ जो है 1/12 पुट कर दो और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 298 के बराबर हो जाएगा। जरा देखो वो सॉल्यूट है वो कौन है, द टोटल कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व पार्टिकल। अच्छा नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब एसोसिएट होगा कि डिसोसिएट होगा इसकी जानकारी नहीं दे रहा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको काटो 1 0 बढ़ जाएगा, और फिर इसको मैं 29.8 डिवाइडेड बाई 12 लिख सकता, हाँ ठीक है ना, तो डिवाइड बाई 12 लिख सकता हूँ। कैसे, अच्छा ये मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कितना आ रहा है 7.34। ठीक है, इज द राइट आंसर। बोलो अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कंसीडर फॉलोइंग कॉजेस। कहता है कि अच्छा पहला स्टेटमेंट है 2 मोलर एसिटिक एसिड है। बोलो हाँ, किसमें है वो 2 मोलर एसिटिक एसिड है, सॉल्यूशन इन बेंजीन एट 20 वेयर देयर इज अ डायमर फॉर्मेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 100%। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारा एसिटिक एसिड है जो किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, डायमराइज कर जा रहा है, CH3 COH के ट्वाइस में कन्वर्ट, यानी इट इज द केस ऑफ एसोसिएशन। और कितना परसेंट 100%, यानी जितना है पूरा पक्का। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अल्फा इक्वल्स टू n-1 नहीं बेटा, वो डिसोसिएशन के केस में होता है, दिस इज द केस ऑफ एसोसिएशन। तो हमसे कहता है फिर ये कहता है 0.5 मोलर KCl एक्वा सॉल्यूशन एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड विच आयोनाइज 100%। ठीक है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। फिर से पढ़ें देखें, कंसीडर द फॉलोइंग कॉजेस, इतना सॉल्यूशन इन बेंजीन वेयर देयर इज डायमराइज फॉर्मेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 100%। ठीक है, अच्छा फिर आगे कह रहा है, ठीक मैं समझ गया, मुझे लगा कि थोड़ा इसमें गलती है। अब जरा देखो, चलो हम पहले चेक कर लेते हैं, अगर 100% आयोनाइज होगा तो अल्फा की वैल्यू, और I-1 1/n, n इसका कितना है 2 होगा, तो 2 -1, तो ये ये -1/2 यानी माइनस का 0.5, तो I कितना हो जाएगा 1 माइनस का 0.5 इक्वल्स टू I, तो I की वैल्यू कितनी होगी 0.5। अबे समझा कि नहीं रे, 1/2 में से 1 घटाएगा तो माइनस का 0.5 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसको उधर ले गया तो प्लस हो गया, तो +1 माइनस 0.5 क्या आ जाएगा +0.5। तो अल्फा इसके लिए हमारी किसकी वैल्यू आ गई, I की वैल्यू। अब हम इसका क्या निकाल देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई क्या आ जाएगा ICRT। I कितना है 0.5, कंसंट्रेशन 2 मोलर है, और R कितना हो जाएगा इसका
1 बाई कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 ले लो क्योंकि यहाँ यूनिट का कोई ज़्यादा लफड़ा 1 बाई नहीं है। 2 ले लो ना, 2 इंटू 300 300 कर दो। बोलो हाँ, हाँ। ये डेटा आया तुम्हारे पास? बोलो 600 आया कि नहीं आया? तो ये तुम्हारा अगर इसको 2 पंचे 10 1 हो जाएगा और ये 600 के बराबर आ जाएगा। बोलो हाँ। अब दूसरे का भी निकाल दो। दूसरा हमसे कहता है ये दूसरा केस ये है ना KCL वाला, KCL टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और K प्लस प्लस CL, तो इसका भी 100% दे रहा है डिसोसिएशन। तो यहाँ फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल्स टू अल्फा 1 है तो I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, I बराबर n हो जाएगा और ये किसके बराबर आ जाएगा? नहीं सिखाया हूँ? अब इसका तुम ऑस्मोटिक प्रेशर इतनी दूर में निकाल दो। चलो इतनी दूर में जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालोगे तो पाई किसके बराबर हो जाएगा? I CRT। I कितना है? C कितना है? 0.5। हाँ या 1/2। R 2 ले लो क्योंकि पीछे भी 2 लिया था। T कितना हो जाएगा? 300। तो 2 पंचे 10 600 आ गया और सेम यूनिट है क्योंकि R की वैल्यू कैलोरी वाला लिए हैं। तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम आया तो मींस दे आर आइसोलेटेड। इज इट गिवन समवेयर? बोथ आर? एनी प्रॉब्लम? अच्छा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बोलो दीदी नहीं समझा? मैं बता दूंगा दोबारा। अच्छा ठीक है आगे चलूं? हमसे बोलो। अबे बोल ना। अच्छा कोई बात नहीं, हो जाता है कैलकुलेशन को, गलती मत करो। बट आगे देखें, द ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर अ 0.10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ये FeNH4 का होल ट्वाइस SO4 का होल ट्वाइस। एक कुछ इसमें मिसिंग कर दिए हैं क्या भाई? अरे नहीं कॉम्प्लेक्स नहीं है, आयरन का सल्फेट और अमोनियम का सल्फेट होगा। नहीं नहीं हाँ सर ये आपने लिखा है ये मोहर सॉल्ट का फार्मूला सही से शायद नहीं लिख पाए। तो क्या होता है? NH4 twice then SO4 NH4 का होल ट्वाइस SO4 FeSO4.6। अगर ऐसा लिखे थे तो अगर वो यहाँ NH4 और NH4 का होल ट्वाइस नहीं तो फिर तो फार्मूला ठीक है, फिर तो ठीक है ना, आयनिक रूप से बैलेंस है ना, केवल वाटर कंटेंट नहीं दिया है ना। दिस इज व्हाट? मोहर सॉल्ट। क्या है ये? नहीं बताया है मैंने? थैंक गॉड। ठीक है अब जरा देखो, हमसे कहता है अगर इसकी बात करता है, जरा देखो ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा? ये क्या दे देगा? देखो 2NH4 का प्लस प्लस SO4 पे -2 प्लस Fe पे +2 प्लस SO4 पे -2। बोलो हाँ पक्का ना? अल्फा कुछ नहीं दिया तो कितना लोगे? 100%। और 100% लेते ही I बराबर n। कितने आयन हैं? 2, 1, 3, 1, 4 और 1, 5। एनी प्रॉब्लम? ठीक है आगे हमसे कह क्या रहा है? द ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर 0.10 मोलर सॉल्यूशन ऑफ दिस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इतना ATM। एक्सपेरिमेंटल यानी कि ऑब्जर्व, ठीक है, एंड थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ वांट ऑफ फैक्टर I विल बी। अच्छा तो थ्योरेटिकल वैल्यू तो कितनी आ गई? 5। एक्सपेरिमेंटल आओ निकाल देते हैं। इधर देखो पाई इज इक्वल्स टू I CRT। बोलो तो रुकना जरा, पाई की वैल्यू कितना दिया? 10.8। I C कितना दिया है? 0.1 और R की वैल्यू ATM में दिया तो 1/12 ले लेंगे। और टेम्परेचर कितना है? 25 या 298। चलो भाई शेरों ये कितना आ जाएगा? 10.8 इंटू 1.2। ये सर ये इसको अपन डेसिमल काट देंगे तो ये 120 हो जाएगा। चलो तो 120 अपॉन 298, ये I की वैल्यू आ गई 4.34। तो यानी कि ये एक आया 5 और जो डेटा से आया वो कितना आया? 4। हाँ तो 5, 4.3। दिस वन इज द राइट आंसर।
एनी प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा क्वेश्चन है। आई पूछ रही थी। हाँ, लेकिन कुछ अलग तरीके से पूछ रहा है ना। हाँ। बात को समझो। पहले ये तो तुम्हारे पास फॉर्मुलेशन है थ्योरेटिकली, और ये तुम्हारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं उसके बिहाफ पे है। तो दोनों डेटाज आ गए कि नहीं आ गए? नहीं समझा? ठीक है, अब आगे चलेंगे। अगले क्वेश्चन में कहता है कि कंसीडर सेपरेट सॉल्यूशन, बहुत ध्यान से, 0.500 मोलर ये इथेनॉल एंड 0.100 मोलर ये एंड 0.250 मोलर KBr एंड 0.125 मोलर Na, which statement is true about these solution? देखो पहला क्या है, 0.500 मोलर, हाँ। 1 लीटर में इतने मोल हैं। हाँ। इथेनॉल टूटता नहीं है, तो एक्चुअल मोल भी इतने ही होंगे। हाँ। दूसरा क्या करा है, 0.100 मोलर Mg3PO4 का होल ट्वाइस, 3 Mg + 2 + 2 PO4 पे -3, यानी 5 आयन बनेंगे। अब ये तोड़ लोगे कि नहीं रे? इंटू 5। दूसरा देखें 0.25 मोलर क्या है, इंटू 0.250 है ना, इंटू 2, और ये 0.125 है, 3 1 4 इंटू 4, तो बोलो ऑल सेम। ये सारी वैल्यू सेम आ रही है। वो कि 0.500, 0.500, 0.500, और 4 बार करोगे तो सारों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, सेम। तो दे ऑल हैव इक्वल वैल्यू ऑफ देयर ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो हाँ। अब जो बच्चे इसे नहीं कर पाएंगे वो बहुत कुट जाएंगे, याद रख लेना, बहुत सिंपल सी बात है ये। डू यू हैव एनी डाउट? मतलब मैं रिपीट कर सकता हूँ, पक्का ना? ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। चलो दीदी बताओ, बैठे बैठे बताओ। No blue color is formed. No, first option. First, okay, good, very nice. Nice answer. चेतन भाई, जी सर, फर्स्ट टाइम। वे साले मारूंगा वो पटक के, पक। सर सी आएगा। सालों आंसर डी आएगा। पूछो क्यों? इतना मार खाए ज्यादा दिन हो गया तुम लोगों को। अब एक कह रहा है जब FeCl3 और K4FeCN6, अब मुंह तो बंद कर लो एटलीस्ट, इन एक्वा सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर। जब ये इससे रिएक्ट करता है, दोनों सॉल्यूट है, तुमने घुसेड़ दिया दोनों सॉल्यूट, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से क्या मूव करता है? तो इसमें कोई कलर नहीं। अबे नहीं समझा क्या? इधर भी 0.1 मोलर K4FeCN का मतलब है कि 0.1 मोलर क्या है, सॉल्यूट, और इधर 0.01 मोलर FeCl3 का मतलब क्या है कि ये दिख तो रहा होगा ना, ये FeCl3 है और ये K4FeCN6 है। अब कहते नहीं दिखा, तो यहाँ लिखा है, झूठ बोल के नहीं जा पाओगे, समझे क्या? तो सॉल्यूट किसी भी तरफ मूव नहीं करेगा, इसलिए इन दोनों को ब्लू कलर देना है तो इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में आना पड़ेगा। आपस में कांटेक्ट में आने के लिए सॉल्यूट को SPM में से पार होना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल कंडीशन है। दैट्स व्हाई नो कलर विल फॉर्म। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। चेतन भाई कह रहे हैं हाँ सर वो फर्स्ट वाला आएगा। सर अगर एक सॉल्यूशन होता फिर भी तो सी आता है ना, क्योंकि वो दोनों साइड मूव करता है। नेट मानते हैं ना। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है, तो सी आता। क्या ब्लू कलर फॉर्म? बोस अबे कैसे सी आता तो भी सी ना आता? क्योंकि पहले सुनो, पहले तो क्वेश्चन डिजाइन मत करो, मेरे ऊपर छोड़ दो उसको। क्योंकि जब सॉल्वेंट हो जाता तो घंटा वो रिएक्शन किससे करता, समझे कि नहीं समझे? डोंट डिजाइन क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं डिजाइन करके ले आया हूँ। देखो सीधी सी बात है कि ब्लू कलर के लिए रिएक्टेंट को आपस में कंबाइन होना पड़ेगा।
और रिएक्टेंट्स सॉल्यूट पार्टिकल हैं. द होल सोल लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन दैट सॉल्यूट डू नॉट पास थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. मुस्कुरा दीजिए. ठीक है, आगे देखें. अब जो क्वेश्चन है वो थोड़े थ्योरेटिकल हैं, कोई बात नहीं, उनको भी अपन फोड़ देंगे. देखिए जी बेटा संगा. अगर मान लो कि मुझे तुम्हें मारना है तो मेरे हाथ को तुम्हारे चेहरे के कांटेक्ट में आना पड़ेगा कि नहीं? अब अगर मेरा हाथ तुम्हारे चेहरे को कांटेक्ट में नहीं आ सकता तो मैं तुम्हें मार सकता हूँ? हाँ, नहीं सही नहीं बोला, ये सही नहीं बोला तुमने, पता नहीं क्या बोला. हाँ, रिएक्शन नहीं होगी. रिएक्शन कैसे होगी जब दोनों सॉल्यूट कांटेक्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अलग अलग फेज में है. हाँ, तो मैं भी समझा ही तो रहा था. इधर देखो बच्चों, 2-4 क्वेश्चन, 10 का आंकड़ा तो हम पूरा करते हैं एक टॉपिक में. 10 से 20 पहले भी 10 क्वेश्चन करते थे. कहाँ से कर लेगा 10 क्वेश्चन? एक टॉपिक में 10 क्वेश्चन करते थे पहले. अच्छा, क्लास में सिलेबस भी हो जाता था. अच्छा, लेकिन पहले 11-12 में रहे होगे ना? हाँ, 11-12 में तो हो जाता है. हाँ, हम लोग तो ज़्यादा ही ले देते थे. 11-12 में तो सॉल्व करते थे क्वेश्चन. देखो अब इधर देखें सरकार, इसको सॉल्व करें. व्हाट शुड बी द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन filled in semi permeable membrane so as to filter away 500 ml of water, leaving 500 ml of concentrated of glucose solution है इतना केल्विन. ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है. चलो ऐसे ही देख लेते हैं. मान लो हमारे पास एक ऐसा ट्यूब है, नीचे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा है और इसमें एक सॉल्यूशन भरा है, वो 1000 ml है. बोलो हाँ, कितना परसेंट? हाँ, और कितना मोलर है? 0.1 मोलर है. कह रहा है बताओ इसमें कितना प्रेशर लगा दें कि इसमें से 500 ml जो सॉल्वेंट है वो कहाँ चला जाए? बाहर. और बचे कितना? तो 1000 में से 500 ml चला जाएगा तो 500 ml ही तो बचेगा ना, पक्का. और उसका कंसंट्रेशन कितना रहेगा? 5. एक लाठी मारूंगा ना, कंसंट्रेशन बदल जाएगा कि नहीं? यही गलती करोगे जो मेरे साथ कर रहे हो. जब सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा तो यानी कि सॉल्वेंट जब आधा निकल जाएगा यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया? आधा हो गया ना. और मोलैरिटी क्या होता है? N/V इन लीटर. पहले मोलैरिटी कितनी थी? 0.1. बोलो कितने लीटर में? 1 लीटर में. 1000 ml ना, 1 लीटर में. बोलो तो N कितने हो गए? 0.1. अब N तो 0.1 है, लेकिन अब वॉल्यूम 1 लीटर नहीं है. कितना ml है? 500. तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी? N/V इन लीटर. तो N कितना ही रहेगा कि अब सॉल्यूट तो भाग नहीं जाएगा, तो 0.1 रहेगा. और वॉल्यूम कितना हो गया? 0.5. तो इस 0.1 से 0.1 कट गया, डेसिमल लगाए, 0 बढ़ा दिए तो डबल हो गया. ये है इस क्वेश्चन का राज. तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है हमको. बोलो कंसंट्रेशन था कि ऑस्मोटिक प्रेशर था? व्हाट शुड बी द मिनिमम प्रेशर. अच्छा, प्रेशर कितना अप्लाई, कम से कम कितना किया जाए? बोलो तांबा, अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट शुड बी द मिनिमम प्रेशर अप्लाइड ऑन 0.1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन फिल्ड इन. तो ठीक है, मिनिमम प्रेशर कितना लगाए कि उसका कंसंट्रेशन कहाँ से कहाँ चला जाए? 0.1 से जाकर के कहाँ चला जाए? 0.2. तो 0.1 वाले पे ऑस्मोटिक प्रेशर कितना रहेगा? C 0.1 इंटू 1/12 इंटू 300 यानी 30 डिवाइड बाई 12. और यहाँ प्रेशर कितना हो जाएगा? 60 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 1/12
इंटू 300 यानी कि 30 इंटू 2 यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 12। तो 12 पंचे कितना हो जाएगा? और ये कितना हो गया? 12 दूनी 24, 2.5। पक्का ना? तो पहले इसका प्रेशर कितना था? 2. इतना तक पहुंचाने के लिए कितना लगाना पड़ेगा? 2.5। समझे ना? ये नहीं कहते ना 5 लगाना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये सॉल्यूशन चाहिए, चकरा गए क्या? नहीं। और इससे ये सॉल्यूशन चाहिए कोयल। तो यहाँ प्रेशर कितना आया था? और यहाँ कितना आया? यानी मुझे 2.5 ऑस्मोटिक प्रेशर कितना करना पड़ेगा? 5। तो कितना लगाया? 5। 2.5 को 5 बनाने के लिए मुझे कितना प्रेशर लगाना पड़ा? 2.5 इज द आंसर। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। अच्छा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है। हाँ सर, आपने वॉल्यूम अलग करने से मोलैरिटी कैसे चेंज कर दी? क्योंकि सॉल्वेंट ही गया है। क्योंकि सॉल्वेंट गया है ना। मैंने आपको बोला था कि मैं अलग अलग वॉल्यूम लूंगा बट मोलरिटी नहीं बदलेगी। वहाँ सॉल्यूशन लेता था, यहाँ क्या निकला है? ये इकलौती ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट निकल जाएगा। बाकी तुम एक बॉटल में कोई भी सॉल्यूशन घोल लो, मान लो उसकी मोलरिटी कितनी है? 2। अब इसमें से 10 ml निकालो, चाहे 5 ml चाहे 50 ml, उसकी मोलरिटी कितनी रहेगी? 2। वो मैंने प्रूव कर रखा था। बट अगर एक ऐसी व्यवस्था कर दें कि इसका निचला हिस्सा काट के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दें और सॉल्वेंट निकाल दें, तो मोलरिटी बदल जाएगी ना। तो क्वेश्चन इज वेरी ट्रिकी एंड लॉजिकल। फर्स्ट ट्रिक इज कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इसमें से सॉल्वेंट निकल रहा है, दैट्स व्हाई मोलरिटी विल चेंज। सेकेंड ट्रिक इज कि फाइनल प्रेशर इज 5 atm, तो इट डजंट मीन्स आंसर इज 5 atm. We have to increase the pressure from 2.5 to 5, so we have to apply 2.5 atm extra pressure. दो ये बहुत अच्छे लॉजिक हैं, इसमें ये आपकी बुद्धि को थोड़ा अपग्रेड करेगा। क्या मैं मान लूँ कि आप समझ गए? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। कहता है 0.004 मोलर सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4, बोलो हाँ, इज आइसोटोनिक विद दिस वन, यानी दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि जो पाई Na2SO4 है वो बराबर है किसके? पाई ग्लूकोज के। तो पाई Na CRT होगा और ये क्या हो जाएगा? CRT। बोलो सेम टेम्परेचर पे है ना, RT से RT, कंसंट्रेशन में C डैश कह दो। तो I इसका कितना था? 0.004। पूछ क्या रहा है हमसे? ओके, आ जाएगा। इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.01। बोलो हाँ। तो I कितना हो जाएगा? 0.01 डिवाइड बाई 0.004। बोलो हाँ। इसको काटोगे तो 2.5 आ जाएगा। बट हमसे आई थोड़ी पूछ रहा है। अल्फा होता है I - 1 अपॉन अल्फा हो जाएगा 2.5 - 1 अपॉन n। ये कितने मोल आयन देगा? थैंक गॉड, जानते हो ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 - 1। तो I हो गया 1.5 अपॉन 2, यानी 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दिया तो 75%। जब ये 75% टूटेगा तब जा करके Na2SO4 के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? इतना कंसंट्रेटेड ग्लूकोज सॉल्यूशन के। पक्का? ठीक है। नहीं समझा? अच्छा नहीं लगा? ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। कहता है 5.25% solution of a substance is isotonic with 1.5% solution of urea. मोलर मास दिया 60 in the same solvent. If the density of both the solution are assumed to be 1 gram per centimeter cube, molar mass of substance will be. पहले समझा देता हूँ। कहता है कि क्वेश्चन नंबर 10 है ना? ठीक है। कहता है एक 5.25% सॉल्यूशन है ऑफ ए सब्सटेंस, उसको तुम x मान दो। बोलो हाँ। ये आइसोटोनिक है, यानी इसका जो पाई है वो बराबर है किसके? 1.5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया के। बोलो हाँ। तो चलो हम लोग इसका पाई ऑफ अननोन सॉल्यूशन x इक्वल्स टू पाई ऑफ यूरिया। U स्टैंड्स फॉर यूरिया। तो पाई ऑफ अननोन सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? जो है हमसे क्या पूछ रहा है? सेम सॉल्वेंट इफ द डेंसिटीज ऑफ बोथ। अच्छा, I नहीं लेना है। ठीक है। ठीक है, तो I नहीं लेना है तो मत लो। ये देखो
टूटने उठने के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है ना। CRT, इसको C-RT बोल दूं, RT सेम टेम्परेचर पे काम कर रहा है ना, तो C बराबर किसके हो गया, C डैश के। C कितना है 5.25%, इसका मतलब 100 ml में 5.25 ग्राम, तो 5.25 ग्राम है, माना मोलर मास A है, मोल हो गया 100 ml यानी 0.1 लीटर। अब ये लिखना जिससे नहीं आएगा वो मेरी नज़र में ना पड़े, नहीं तो उसे कूट सकता हूँ मैं। ये लिखना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब C डैश क्या हो जाएगा 1.5 ग्राम 100 ml में, यानी डिवाइड बाई 60 अपॉन 0.1 से 0.1, तो 5.25 अपॉन A इक्वल्स टू 40। तो A कितना आ गया 0, 4 पंचे 20, 4 दूनी 16 और 2 18 और 4 पंचे 20, 1 21, बोलो हाँ। A आ गया 218, यानी उसका मोलर मास कितना है। एनी प्रॉब्लम? अच्छा वेट, हाँ ठीक है सही है। का मतलब डोंट गेट कंफ्यूज एट ऑल। सारी चीजें बहुत सिंपल और सिस्टमेटिक है। कितने क्वेश्चन हो गए 10? बोलो, बाकियों का फोटो खींचो जरा। नहीं रुको सॉल्व ही कर दो, कोई देख लेता हूँ कितने हैं। 12 ही तो हैं बे, 2 तो और हैं। खाना खाने बैठते हो कब 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लेते हो पता ही नहीं लगता। कर देता। चलो इसको जो है ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया was found to be isotonic with a solution of salt XY। पक्का? ठीक है। यूरिया का एक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक है एक सॉल्ट XY के, ठीक है। आगे कहता है ऑफ अ मॉलिक्यूलर वेट, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है 74.6। तो इसको हम सीधे लिख दें, यूरिया तो CRT होगा, लेकिन ये तो ICRT होगा ना, सॉल्ट है ना, सॉल्ट पानी में टूट जाता है। RT से RT डैश कर देता, वो जान ही रहे हो क्यों कर दूंगा, नहीं C से C काट देंगे कुछ बच्चे। आई सर सब कट गया, कुछ नहीं आया। क्वेश्चन में भी सब कट गया, मेरा भी सर सब कट गया। बच्चों मेरे इधर देखें, a solution of urea was found to be isotonic with this if 0.15 mole of urea are dissolved in a certain volume VmL of the isotonic solution, the amount in gram of salt in the solution will be। ठीक है, तो देखो कितना ग्राम डाल रहा है उसका 0.15, सीधे मोल ही दिया है। VmL में I पता लगाना है, बोलो। I हमको I पूछ रहा है, कुछ और पूछ रहा है, तो सीधे I 2 ले लो, कुछ नहीं दिया नहीं 100%। XY टूटेगा तो क्या देगा X प्लस और इंटू C कितना हो जाएगा N अपॉन V, V से V, N कितना हो गया 0.15 अपॉन 2, मोल है, मास चाहिए रो, मोलर मास से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, कितना है मोलर मास 74.6 है, ओके सॉरी। तो कितना आ गया 0.15 इंटू 2/3 6 एक साथ 214 और डेसिमल 2/3 6, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना है 5.5, ओके 5.6 कर दूं क्या? ठीक है, दिस इज द परफेक्ट आंसर। सरकार समझे क्या? पक्का? ठीक है, आगे लोग कहते हैं अरे सर समय कम पड़, अभी यहाँ सीरियस पढ़ लो कि इसको घर पढ़ने की क्या जरूरत है, एक सरसरा रिवीजन ले दो, हो गया। अगर क्लास में तुम इफेक्टिव यूज कर रहे हो, बच्चे को एक बहुत बुरा माइंडसेट होता है कि चलो अभी थोड़ा थोड़ा समझ लेता हूँ, घर जाके क्लियर कर लूंगा। अबे घर जाके क्या क्लियर करोगे, 11वीं में हो, एक टाइम के बाद तेज पढ़ाना मेरी मजबूरी हो जाएगी। वैसे मैं तेज पढ़ाने में कोई भरोसा नहीं रखता, इसलिए मैं तुम्हारा क्लास 2 घंटे का करूँगा और बहुत सिस्टम से पढ़ा दूंगा तुमको, क्योंकि देखो यही एक इलाज है। तुम्हारा 2 घंटे क्लास करने में तुम्हारा फायदा, मेरा नुकसान है। तो ऐसे मत एटीट्यूड दिखाना कि
मेरा न फ़ायदा तुम्हारा नुकसान हो। अरे बाप रे 2 घंटे भाई, क्योंकि देखो आधे घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे तो मैं अच्छे से समझाते हुए और ढेर सारा प्रैक्टिस कराते हुए चलूँगा और उसमें तुम्हारा फ़ायदा होगा। अगर तुमने क्लास को इफ़ेक्टिव हैंडल कर दिया सब बन जाएगा। अब बच्चों अगला क्वेश्चन एक प्लीज़ आप खुद से कर दीजिए, आंसर बताइए। वर्षा, बात बन रही है पक्का? एक वो जयदीप आता था, भाग गया क्या? आएगा। अच्छा, उससे कह दो सर याद कर रहे हैं, आ जाओ। मैंने बोला था। बच्चे कैसे होते बताओ, फीस जमा करके चले गए, आ ही नहीं रहे। एक लड़की थी क्रैश कोर्स में, तो ऐसे उसके बाल ऐसे छोटे छोटे बाल रखती थी। पहली दिन आई भाई पूरा जोश में, 2-3 साल पहले बात है, पूरा फुल फीस जमा किया और फिर अंतिम दिन आई तो मैं दौड़ा उसकी पैर की तरफ ऐसे, तो कहे अरे सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा बेटा धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि अगली साल तुम्हारे जैसे 10-20 बच्चे और आए जो सिर्फ फीस दी और क्लास ही नहीं की। इंडिविजुअल का निकालना है। पता नहीं क्या निकालना है। हाँ इंडिविजुअल। अब इसी में रात मत कर देना, जल्दी करो। सर 6.25 है। ठीक है, अबे क्या कह रहा है इंडिविजुअल आदित्य? बस साले क्या लिखा है रे यहाँ हैं? जब इसको समझ नहीं आता तो अपने हिसाब से सॉल्व करता है कि ये कह रहा होगा जो मुझे आ रहा है। एक ऑप्शन है, या तो तीनों का निकाल के जोड़ दो या तीनों के एक साथ निकाल दो। पाई KCl प्लस पाई BaCl2 प्लस पाई HA, कहो हाँ। ध्यान से, नहीं तोते उड़ जाएंगे बेटे। इधर देखो पाई KCl क्या होगा ICRT, और ये भी क्या होगा ICRT, और ये भी क्या होगा ICRT। बोलो हाँ। ये दोनों सॉल्ट हैं KCl और BaCl2। इनका तो I 100% अल्फा, तो I सीधे इक्वेट कर देंगे नंबर ऑफ आयंस के। तो पहले केस में कितने आयन है 2, और कितना हो गया 0.065, बोलो हाँ, इंटू RT। दूसरे केस में क्या लिख देंगे 3 इंटू 0.05 इंटू क्या हो जाएगा RT। और तीसरे केस में I क्या लेंगे, स्टॉप चेतन भाई, I कैसे निकालोगे तीसरे केस में? साहब अल्फा इक्वल्स टू I-1 अपॉन HA, टूटेगा तो क्या देगा H प्लस प्लस A माइनस, लेकिन पूरा नहीं टूटेगा, 20% टूट रहा है। तो अल्फा 0.2 हो गया, I-1, N कितना हो गया 2, I कितना हो गया 1.2, तो यहाँ क्या पुट करोगे 1.2, और C कितना दिया बच्चे, कितना 0.05, तो RT कॉमन हो गया, तो 2 इंटू 0.065 प्लस 3 इंटू 0.05 प्लस 1.2 इंटू 0.05। कहो गैरी, अच्छा ये 0.02 है, तो 0.02 कर दो, कोई बात नहीं। सर करेक्ट 6 आ रहा है, करेक्ट 6 ये डेटा, हाँ पूरा। तो 6 RT
नहीं अच्छा पूरा हाँ करेक्ट सब लेकर के 6 आ रहा है। हाँ अब कैलकुलेशन को मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना मान ले रहा हूँ गुणा भाग तुम्हें आता होगा। एग्जैक्ट 6 आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना पर्याप्त है। 6.000